फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम सॉल्व करेंगे बेसिक मैथ्स गाला पेपर 5 का सेक्शन डी और बाकी सारे जो सेक्शन हैं वो हमारी आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से गाला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको इसका सॉल्यूशन करना है और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। और अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स में भी ज्वाइन हो सकते हैं। हमारा कोर्स ऐप में है और ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बेसिक मैथ्स गाला पेपर 5 सेक्शन डी। सेक्शन डी आपका होगा 20 मार्क्स का। यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 8, है ना। और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, तो 4 5 20 मार्क्स का ये सेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 47 से लेकर 54 तक सेक्शन डी में होते हैं। चलो यहाँ देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। अभी तक हमको एक थ्योरम हमने पढ़ी है, वो है थेल्स थ्योरम या बीपीटी थ्योरम। पेपर नंबर 5 में हमको पूछा है कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी या कॉन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। क्या स्टेटमेंट लिखा है? इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन सेम रेशियो देन प्रूव दैट लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड लाइन। अगर ट्रायंगल में कोई एक लाइन दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है तो ये प्रूव करो कि ये लाइन तीसरी साइड से पैरेलल होगी। इसको हम बोलते हैं कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्योंकि बीपीटी थ्योरम में हमने क्या देखा था कि अगर एक लाइन ट्राइंगल की तीसरी साइड से पैरेलल हो तो वो बाकी दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। डन। लेकिन यहां पूछा है कि अगर इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है तो प्रूफ करो कि ये इसके पैरेलल होगी। अब जब भी कोई थ्योरम पूछी जाती है तो हमको उसका स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी है। सो कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर कॉन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या कहती है कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, जैसे ये लाइन है, इसने इन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड किया है, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, यानी कि फिर ये लाइन जो है वो तीसरी साइड से पैरेलल होगी। एंड दिस वी हैव टू प्रूव। हमको क्या गिवन है? एक ट्राइंगल ए बी सी, अ लाइन डी इंटरसेक्टिंग ए बी एट डी एंड ए सी एट ई। तो ये लाइन है ए बी को डी पर और ए सी को ई पर इंटरसेक्ट कर रही है सच दैट ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, ये थ्योरम के हिसाब से, कौन सी? बीपीटी थ्योरम के हिसाब से ये हो गया ना। टू प्रूव, हमको ये प्रूव करना है अगर ये सेम रेशियो में डिवाइड किया है तो डीई बीसी के पैरेलल होगी, ये हमको प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या कंस्ट्रक्शन में है? ड्रॉ डीई डैश पैरेलल टू बीसी। तो ये रहा बीसी और डीई डैश हमको बनाना है, यानी कि इस तरीके से, इसको हम नाम दे देंगे डीई डैश। हमने जो लाइन बीसी के पैरेलल बनाई है उस लाइन का नाम क्या है? डीई डैश। ये हो गई। चलो अब क्योंकि ये पैरेलल है बीसी के, तो एज पर थेल्स थ्योरम या बीपीटी थ्योरम, सिंस डीई डैश इज पैरेलल टू बीसी, देयरफॉर एज पर बीपीटी थ्योरम अगर पैरेलल है तो दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। तो हम क्या लिखेंगे? एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई डैश अपॉन ई डैश सी, क्योंकि हम यहां डीई डैश की बात कर रहे हैं, अभी इसकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो देयरफॉर एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई डैश अपॉन ई डैश सी। ठीक है, क्लियर? ये पहला हो गया। फिर नाउ डीई पैरेलल टू बीसी। नाउ क्वेश्चन में हमको ऑलरेडी गिवन है कि एडी अपॉन डीबी, है ना। देखो पहले क्वेश्चन बता दो आपको, ये रहा गिवन क्या है? एडी अपॉन डीबी इक्वल्स ई अपॉन ईसी। तो यही हमको यहां पर लिख देना है पहले, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू ए अपॉन ईसी। ठीक है, ये गिवन है और ये बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशन में आप देखोगे तो एलएचएस साइड दोनों में सेम है, एडी अपॉन डीबी और यहां पे भी एडी अपॉन डीबी, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर एई डैश अपॉन ई डैश सी इज इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी। क्लियर? इतना समझ में आया? अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? दोनों ही साइड हम 1 ऐड करेंगे, एडिंग 1 बोथ
साइड। एक्चुअली हम क्या चाह रहे हैं, हम ये प्रूफ करना चाह रहे हैं कि ई डैश और ई ये दोनों एक ही पॉइंट है ना। ई डैश और ई ये एक ही पॉइंट है, हमको ये प्रूफ करना है। तो दोनों साइड हम 1 को ऐड करेंगे, तो अब ये हो जाएगा ए ई डैश अपॉन ई डैश सी प्लस 1 इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी प्लस 1। प्लस 1 यहां पर है तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है यानी कि 1, तो एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, ई डैश सी, और ऊपर ए ई डैश प्लस एलसीएम ई डैश सी है तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा ई डैश सी। सिमिलर यहां पर एलसीएम हो जाएगा ई सी, ये हो जाएगा ए ई प्लस 1 इंटू ई सी। क्लियर। अब डायग्राम में देखो, ई डैश ई प्लस सॉरी ए ई डैश प्लस ई डैश सी, ये वाली लाइन प्लस ये वाली लाइन क्या बनती है, ए सी बनती है, तो हो जाएगा ए सी अपॉन ई डैश सी। सिमिलरली यहां पर ई ई प्लस ई सी, ये है ए ई और ये है ए सी, इन दोनों को भी ऐड करें तो क्या बनेगा, ए सी ही बनेगा, तो हो जाएगा ए सी अपॉन ई सी। अब सामने सामने ए सी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा यहाँ 1 अपॉन ई डैश सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ई सी। इसको यहां ले आओ, इसको यहां ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा ई सी इज इक्वल्स टू ई डैश सी। समझ में आया। हमने यहां पे ये प्रूफ कर दिया कि ई सी और ई डैश सी दोनों एक ही हैं, देयरफॉर ई एंड ई डैश कोइंसाइड। अगर ये दोनों कोइंसाइड कर रही हैं तो हमने बोला था कि डीई डैश पैरेलल टू बीसी। ठीक है, हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा था कि डीई डैश पैरेलल है बीसी के। अगर ई डैश और ई एक ही पॉइंट है तो हम ये कह सकते हैं कि डीई भी बीसी के पैरेलल होगा, हेंस प्रूव्ड। क्लियर, समझ में आया। ये है कॉन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। पहली है थेल्स थ्योरम और ये दूसरी है कॉन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स बनेंगे सेक्शन डी के लिए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 48 में हमको दो फिगर्स देके रखे और बोला है कि ट्राइंगल ओडीसी यानी कि ओडीसी और ओबीए ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, फिर ये एंगल 70 है, ये एंगल 125 है, इतनी इंफॉर्मेशन देके रखी है। तो हमको फाइंड करना है डीओसी यानी कि ये एंगल, फिर डीसीओ फाइंड करना है, ओबीए और ओएबी। तो टोटल 1 2 3 4 चार एंगल्स हमको यहां पर फाइंड करने हैं। तो शुरुआत हम करेंगे जो गिवन है। बोला है कि ट्राइंगल ओडीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओबीए, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं कि एंगल ओ इक्वल्स एंगल ओ, एंगल डी इक्वल्स एंगल बी और एंगल सी इक्वल्स एंगल ए। क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे और ट्राइंगल्स के जो एंगल हैं वो इक्वल होंगे। डन। तो इतना इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई। यहां पर एंगल डी और यहां पर एंगल बी, देखो एंगल डी इक्वल्स टू एंगल बी, तो हमारा यहीं पर एंगल बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 70 डिग्री सीधा। देयरफॉर एंगल डी का पूरा नाम क्या हो जाएगा, सी डी ओ इक्वल्स एंगल OBA। सिंस में लिखेंगे ट्राइंगल ODC सिमिलर टू ट्राइंगल OBA, ये रीजन हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों एंगल अगर सेम है CDO और OBA, ये दोनों एंगल अगर सेम है तो ये 70 तो वो भी क्या हो जाएगा 70। देयरफॉर एंगल OBA इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। पहला आंसर आ गया। ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट, ये क्या है 125। ये पूरी लाइन बन रही है और जो लाइन होती है वो कितने डिग्री की होती है 180 डिग्री की होती है। तो अगर मैं ये पूरी लाइन कंसिडर करूं तो उसमें ये एंगल 125 है और ये एंगल अगर इन दोनों का ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा, क्योंकि ये बनते हैं लीनियर पेयर। ऐसे ही बनता ना, एक लाइन होती है बीच में तो इन दोनों का एंगल का सम क्या होगा 180। तो यहाँ पे भी ऐसे है, इन दोनों का सम क्या होगा 180। तो इसलिए अब यहां लिखेंगे कि एंगल COB प्लस
ये वाला एंगल AOB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री और ब्रैकेट में लिखेंगे लीनियर पेयर। तो एंगल COB 125 है और एंगल AOB हमको ढूंढना है इज इक्वल्स टू 180। देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल्स टू 180 माइनस 125। देयरफॉर एंगल AOB की वैल्यू कितनी आ जाएगी 55 डिग्री। डन। तो यहाँ पे हमारा दूसरा आंसर आ गया, ये है 55 और ये हमने ऑलरेडी निकाल लिया था 70। अब ये वाला जो ट्राइंगल है OAB, यहां पर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। सो इन ट्राइंगल AOB एंगल AOB प्लस एंगल OBA प्लस एंगल OAB इज इक्वल्स टू 180, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है और यहां हम ब्रैकेट में लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है। देयरफॉर AOB 55 है, OBA 70 है, प्लस OAB हमको निकालना है इक्वल्स टू 180। इन दोनों का एडिशन करेंगे, ये हो जाएगा 125 प्लस एंगल OAB इज इक्वल्स टू 180। Therefore, angle OAB is equals to 180 minus 125. Therefore, angle OAB is equals to 55 डिग्री। ये हमारा तीसरा एंगल आ गया। ओके, ये कितना है 55। अब बस एक ही एंगल बचा, कौन सा, ये वाला। अच्छा, ये भी बचा है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये सेम हो जाएंगे, तो यहाँ पे हम सीधा लिख सकते हैं कि एंगल DOC इज इक्वल टू एंगल AOB। चलो, एंगल DOC इज इक्वल्स टू एंगल AOB। वर्टिकली अपोजिट नहीं लिखना तो भी यहां से पता चल जाएगा एंगल O इक्वल्स टू एंगल O, क्योंकि सिमिलर है। तो रीजन यहां लिख सकते हो, ट्राइंगल ODC सिमिलर टू ट्राइंगल OBA। ठीक है, ये दोनों सिमिलर है तो हमने पहले ही बता दिया था कि एंगल O सेम होंगे। ठीक है, तो अगर AOB 55 है तो DOC भी कितना होगा 55। देयरफॉर एंगल DOC इज इक्वल्स टू 55 डिग्री। डन। अब क्या बचा हमारे पास, ये वाला। तो ये भी एंगल की जो सिमिलैरिटी है उससे प्रूव हो जाएगा कि यहां का एंगल C और यहां का एंगल A इक्वल है। C इज इक्वल्स टू एंगल A। तो यहां पर लिखेंगे एंगल DCO इक्वल्स टू एंगल, देखो DCO इक्वल्स टू एंगल OAB। ठीक है, और रीजन क्या लिखेंगे कि ट्राइंगल ODC सिमिलर टू ट्राइंगल OBA। ये दोनों सिमिलर है इसलिए ये दोनों एंगल जो है वो इक्वल है। देयरफॉर एंगल DOC एंगल DCO, हाँ सॉरी, एंगल DCO कितना हो जाएगा 55। समझ में आया। अगर यहाँ का एंगल A 55 है तो यहाँ का एंगल C 55 होगा, ये हमने सिमिलैरिटी में देख लिया था। अगर यहाँ का एंगल 70 है D तो यहाँ का B 70 होगा और इधर का O दोनों ही क्या होंगे 55। तो एंगल DCO की वैल्यू क्या आ गई 55। क्लियर हुआ, समझ में आया। पूरा क्वेश्चन हमने किससे सॉल्व किया है, ये जो हमको हिंट गिवन थी इसी से, कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो दो चीजें होती हैं कि उन दोनों ट्राइंगल के सारे एंगल इक्वल होंगे और उनकी जो साइड्स हैं वो इक्वल प्रोपोर्शन में होती है। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 49 है, प्रोडक्ट ऑफ द एजेस ऑफ पार्थ 6 years ago एंड 6 years later इज 288, फाइंड हिज प्रेजेंट एज। यानी कि पार्थ की एज 6 साल बाद और 6 साल पहले अगर उसका हम मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने पर हमको कितना मिलेगा 288। सो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ पार्थ इज इक्वल्स टू x years। 6 years ago his age
6 years ago, अगो यानी कि 6 साल पहले, तो क्या होगी x माइनस 6 years होगी। फिर बोला है 6 years later, तो his age 6 years later क्या होगी x प्लस 6 years। ये बनेगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन। इन दोनों एज को मल्टीप्लाई कर देना क्योंकि प्रोडक्ट की बात हो रही है। सो x माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। डन। अब ये a प्लस बी, a माइनस बी, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम इक्वेशन बनाएंगे। इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, x लिखा, उसको x प्लस 6 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर माइनस 6 लिखो और उसको x प्लस 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6x प्लस माइनस माइनस 6 6 36 इक्वल्स टू 0। प्लस 6x माइनस 6x कैंसिल हो गया, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल्स टू 0। माइनस 36 वहां जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36। रूट निकालेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल, और 36 परफेक्ट स्क्वायर होता है 6 का। तो x की वैल्यू और रूट से बाहर जब भी हम नंबर निकालेंगे तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, तो इसलिए प्लस माइनस 6। x की वैल्यू क्या आई, प्लस माइनस 6। देखो x इज इक्वल टू 6 या फिर x इज इक्वल टू माइनस 6। अब किसी की एज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए x इज इक्वल टू 6 हम लेंगे। फाइंड हिज प्रेजेंट एज, और प्रेजेंट एज हमने x ही माना था, देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ पार्थ इज 6 years। ये हुआ फाइनल आंसर। डन है। चलो नेक्स्ट। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप 10 GSEB में हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है वॉरियर बैच। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे 2 सब्जेक्ट, मैथ्स और सोशल साइंस। इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा लाइव लेक्चर्स, उसके साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे, और आप हमको ऐप में मैसेज करके अपने डाउट्स कभी भी क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा गाला पेपर सॉल्यूशन, दोनों ही सब्जेक्ट के गाला पेपर वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा और आपको सॉल्यूशन की PDF भी मिल जाएगी। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम 2022 टू 2025, इसका भी वीडियो सॉल्यूशन प्लस सॉल्यूशन की PDF भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव्स, दोनों ही सब्जेक्ट के IMP क्वेश्चंस चैप्टर वाइज और IMP ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे आपको। देन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज सॉल्यूशन सोशल साइंस, मैथ्स की जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है उसका तो आपको यूट्यूब पर मिल ही रहा है, लेकिन सोशल साइंस में भी जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन भी आपको ऐप में मिल जाएगा। चैप्टर्स वाइज हैंड रिटन नोट, सोशल साइंस में जो सारे चैप्टर्स हैं उन सबके हैंड रिटन नोट्स की PDF आपको मिल जाएगी। इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज सॉल्यूशन PDF, मैथ्स में आपको जितने भी चैप्टर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन और सारे एक्सरसाइज की सॉल्यूशन की PDF, ये सारी चीजें हम हमारे ऐप में प्रोवाइड करेंगे आपको। हमारे ऐप का नाम है UGT, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और अगर आप ऐप स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका नाम है माई इंस्टीट्यूट। तो आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए। ऑल द बेस्ट। क्वेश्चन 50 है AP से, पर ये क्वेश्चन कराने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो वो हमारी ऐप में PDF के फॉर्म में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड करके सॉल्यूशन ले सकते हैं। Okay, so the question is the sum of 4th and the 8th term of an AP is 24. The sum of 6th and the 10th term of AP is 44. Find the first 3 terms of the AP. एकदम सिंपल, क्या है, 4th और 8th टर्म यानी कि A4 प्लस A8, इनका जो सम है वो 24 है। ठीक है। फिर बोला है सम ऑफ 6th यानी कि A6 प्लस 10th A10, इन दोनों का सम जो आएगा वो है 44। नाउ A4 को A प्लस 3D लिख सकते हैं और A8 को A प्लस 7D लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 24। A प्लस A 2D, ठीक है, A प्लस A 2A, ये हो जाएगा 2A प्लस 3D प्लस 7D 10D इज इक्वल्स टू 24। अब देखो तीनों इवन नंबर है, 2 कॉमन निकाल सकते हैं, देयरफॉर 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ये बनी हमारी पहली इक्वेशन।
सिमिलरली यहां पर आ जाओ, तो A6 इसको हम लिख सकते हैं A+5D और A10 को A+9D इज इक्वल्स टू 44। A प्लस ए कितना हो जाएगा 2A प्लस 5+9 कितना होता है 14D इज इक्वल्स टू 44। इवन है, 2 कॉमन आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ये होगी दूसरी इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे तो A आ जाएगा और D आ जाएगा। अच्छा, पर फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है, तो सबसे पहले फॉर्मूला आप लिख देना, क्या होता है AN इज इक्वल्स टू A+n-1D, ये लिख देना। नाउ पहली इक्वेशन A+5D इक्वल्स 12, दूसरी है A+7D इक्वल्स 22। साइन चेंज करेंगे तो ए कैंसिल हो जाएगा, यहां पे बचेगा माइनस का 2D इज इक्वल्स टू यहाँ पर माइनस का 10, माइनस माइनस कैंसिल, D इज इक्वल्स टू 10/2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो D की वैल्यू क्या आ गई 5। D की 5 आई, आप एक इक्वेशन में D की वैल्यू पुट करेंगे, A+5D इज इक्वल्स टू 12, देयरफॉर A+5 से कितना होता है 25 इक्वल्स टू 12, तो A इज इक्वल्स टू 12 माइनस 25, देयरफॉर A की वैल्यू आ गई -13। क्लियर, -13 पहला आ गया। हमको पहले 3 टर्म बताने हैं, तो पहला टर्म तो ये हो गया A इज इक्वल्स टू -13, फिर दूसरा टर्म यानी कि A2 कैसे लिखते हैं A+1D, तो A है -13 प्लस 1D, D कितना है 5, तो 1 5 जा 5, तो आएगा माइनस का 8। फिर A3 A+2D, तो -13 प्लस 2 5 जा 10, ये आ गया माइनस का 3। ओके, देयरफॉर जो पहले 3 टर्म्स हैं वो हो जाएंगे -13 -8 -3 एंड सो ऑन। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्लियर, एपी बहुत सिंपल है, जो स्टेटमेंट देके रखा है होता है उसको यहाँ पे डिकोड कर देना है और फिर एक्सपांड कर दो, आंसर आ जाएंगे। चल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 है, स्टैटिस्टिक्स से। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज और फाइंड द मीन ऑफ लिटरेसी रेट। तो मीन निकालना है, यहाँ पर क्लास देके रखिए 45 to 55, 55 to 65, यानी कि ये कौन सी सीरीज हो गई, ये एक्सक्लूसिव सीरीज है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहला स्टेप क्या है, हम xi फाइंड करेंगे। कैसे करते हैं, दोनों को प्लस डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा 45 + 55 100/2 हो गया 50। अब देखो क्लास इंटरवल सेम है दोनों, सब में आपको डिफरेंस देखोगे तो कितना दिखेगा 10 10 का डिफरेंस है, तो 10 10 ऐड कर दो, 50 के बाद 60 70 80 90। नाउ डी क्या होता है xi - a, अब कुछ भी मान लो a, तो हम यहाँ पे 70 मान लिया, तो 50 - 70 -20, 60 - 70 -10, फिर 80 माइनस ये 70 - 70 0, 80 - 70 10, 90 - 70 20। अब fi इंटू डी आई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 माइनस का और 0, फिर 10 10 जा 100 माइनस का और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 8 10 जा 80 और फिर 3 2 जा 6 और 0। ओके, चलो अब ये हो गया माइनस का 160 और यहाँ पे कितना आ गया 6 + 6 12 13 14 140, तो 20, लेकिन साइन किसका लगेगा ग्रेटर का लगेगा साइन, तो ये हो जाएगा माइनस का 20। ओके, यहाँ लिख देंगे सिग्मा fi di। अब हमको सिग्मा fi भी निकालना है, 35 सिटीज देके रखा है तो सीधा लिख लो सिग्मा fi कितना है 35। एज्यूम मीन मेथड यूज किया है क्योंकि नंबर्स थोड़े बड़े थे, सिंगल डिजिट होता तो हम क्या करते, डायरेक्ट मेथड जो है वो यूज कर लेते। तो x बार इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi। एज्यूम हमने किया है 70 प्लस -20 सिग्मा fi di और ये 35, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, ये हो गया 70 प्लस माइनस माइनस 4/7, 4/7 को यहाँ डिवाइड कर लो, 0.7 5 जा 35, कितना आया 5, 0 ऑलरेडी है, 7 7 जा 49, फिर 1, अब आगे करने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा 70 - 0.57,
तो 70.00, फिर 0.57, ये हो गया 6, 10, 9, 9, 10, ये 3, 9 माइनस 5 कितना होता है 4, 9, 6, 69.43, तो 69.43 x बार आ गया। ठीक है, मीन कितना है 69.43, तो मीन लिटरेसी रेट जो है, मीन लिटरेसी रेट हो जाएगा 69.43%। क्लियर, 69.43%। डन है, चलो नेक्स्ट। Question 52 है 100 surnames were randomly picked from a local telephone directly and the frequency distribution of the numbers of letters in the English alphabet in the surname was obtained as follows। यानी कि surname में कितने letter हैं उसका डेटा यहाँ पे कलेक्ट किया गया है। हमको फाइंड करना है मीडियन नंबर ऑफ लेटर्स इन द सरनेम, मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन का पहला स्टेप क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना। तो पहला एज इट इज 30 प्लस 6 36 प्लस 40 76 प्लस 16, तो 12 7 8 9 92 प्लस 4 96 प्लस 4 100, और हमको यहाँ टोटल गिवन कितना था 100, तो यानी कि हमारा कैलकुलेशन क्या है, सही है, ये 100 हो गया, इसको n भी बोलते हैं। नाउ मीडियन के लिए हम पहले करते हैं n/2 ऑब्जर्वेशन, ये हो जाएगा 100/2 ऑब्जर्वेशन। 100/2 कितना होता है 50, तो 50th ऑब्जर्वेशन। अब हम इसको कहाँ ढूंढेंगे, तो CFI में हम ढूंढते हैं इसको। 50 से छोटा है, ये भी छोटा है, यहां पर 50 आ जाएगा, तो इधर पर हम बना लेंगे हॉकी। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी लोअर लिमिट, ये है FI, ये हो जाएगा CFI, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 3 है, तो 3 हो जाएगा हमारा H यानी कि हाइट। नाउ फॉर्मूला होता है m इज इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। सो L कितना है 7 प्लस n/2 यानी कि 50 माइनस 36 अपॉन F यानी 40, और H कितना है 3, हो जाएगा 7 प्लस 50 माइनस 36 4 हो जाएगा 40 डिवाइड बाय ओके 4 40 एंड देन 50 इंटू 3, फिर 2 7 सा 14, तो 2 सा 4 और 0, तो 7 प्लस 7 3 सा 21 डिवाइड बाय 20। अब देखो डिवाइड बाय 20 है, इसको ऐसे कर लो 2 इंटू 10 कर लो, है ना, तो 21 डिवाइड बाय 2 करोगे तो 2 1 सा 2 0 और 2 5 सा 10, 21/2 किया तो क्या आया 10.5, और डिवाइड में 10 ऑलरेडी है तो ये पॉइंट एक आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो 1.05 आएगा, तो 7 प्लस 1.05, देयरफॉर मीडियन आ गया 8.05। क्लियर, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। मीडियन आया 8.05 लेटर्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे लिख देने का 8.05 लेटर्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 53 प्रोबेबिलिटी से है। आदित्य went to toy shop to purchase game. He selected a child game in which there are 44 identical cards. कितने कार्ड्स हैं 44 कार्ड्स हैं, तो यहां पे पहले यही लिख लो कि टोटल आउटकम इज इक्वल्स टू 44। फिर है विथ फिगर ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर, तो उस कार्ड में सर्कल बना है या तो स्क्वायर बना है। देयर आर 24 सर्कल ऑफ विच 9 आर ब्लू एंड रेस्ट आर ग्रीन। तो अब ये 44 जो है इसमें से सर्कल है कुछ और कुछ क्या है स्क्वायर्स हैं। अब इस सर्कल में भी कुछ ब्लू है और कुछ ग्रीन है, ब्लू ग्रीन। स्क्वायर में भी ऐसे ही है, ब्लू ग्रीन। देयर आर 24 सर्कल्स, तो यहां सर्कल्स कितने हैं, सर्कल्स हैं 24, तो टोटल 44 है। 44 माइनस 24 कितना आ जाएगा 20, तो स्क्वायर्स कितने हैं 20 स्क्वायर्स हैं। तो 24 सर्कल में से 9 आर ब्लू एंड रेस्ट आर ग्रीन, तो ये हो जाएगा 9, और 24 माइनस 9 करेंगे तो कितना होगा ये 15। ठीक है,
फिर आ जाते हैं स्क्वायर में, एंड 20 स्क्वायर्स ऑफ विच, 20 स्क्वायर्स हैं ऑफ विच, यानी कि जिसमें से 11 आर ब्लू, 11 ब्लू है, तो बाकी के बच्चे कितने, 9, वो क्या हो जाएंगे, ग्रीन। पहले तो क्वेश्चन समझ में आया, अगर ये चीज डिकोड कर दी तो ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो यहाँ पे क्या था कि गेम खरीदने गया वो बच्चा, तो 44 आइडेंटिकल कार्ड्स हैं और उस 44 में से कुछ सर्कल्स हैं, कुछ स्क्वायर हैं, सर्कल में कुछ ब्लू ग्रीन है, इसी तरीके से स्क्वायर में भी कुछ ब्लू और ग्रीन है। सारा डेटा यहाँ पे लिख दिया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ऑल द कार्ड्स आर पुट इन अ लार्ज बैग एंड मिक्स, देन वन कार्ड is drawn out at random. Find the probability that it has the figure of square. अब एक एक करके यहीं पे मैं सारे आंसर्स लिख दे रही हूं। स्क्वायर कितने हैं स्क्वायर्स, 20 स्क्वायर्स है आउट ऑफ 44। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो 5/11 ये हो गया पहले का आंसर। ठीक है, चलो दूसरा, ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर के कार्ड्स यहाँ पे कितने हैं, ये 15 सर्कल वाले हैं ग्रीन और 9 स्क्वायर वाले हैं ग्रीन। तो 15 + 9, 15 + 9 डिवाइड बाय 44, ये हो जाएगा 24/44। 4 6 जा 24, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो 6/11 आया दूसरे का आंसर। ठीक है, चलो अब ब्लू सर्कल, ब्लू सर्कल, ये रहे सर्कल, सर्कल में ब्लू कितने हैं, 9, तो 9/44, ये आगे कैंसिल हो नहीं सकते, तो बस ये हो गया इसका आंसर। फिर लास्ट है ग्रीन स्क्वायर, ये स्क्वायर ग्रीन कितने हैं, 9, तो ये भी हो जाएगा 9/44। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। पहले इस क्वेश्चन को यहां पे लिखा, पूरा डेटा उतारा और फिर बाद में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 54, लास्ट क्वेश्चन इस सेक्शन का और ये भी प्रोबेबिलिटी से है। यहां पर पेयर ऑफ डाइस, पेयर ऑफ डाइस यानी कि 2 डाइस एक साथ थ्रो किए हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। तो जब भी 2 डाइस को साथ में थ्रो किया जाता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो, टोटल आउटकम कितने हो जाते हैं, 36। और वो कौन कौन से होते हैं वो सारे अपने को लिखने रहेंगे। ये रहा टोटल आउटकम्स, मैंने बताया था जैसे 6 फेसेस होते हैं और कितने डाइस को थ्रो किया है, 2, तो 6 का स्क्वायर कर दो तो टोटल आ जाएगा 36, इस तरीके से। चलो निकालते हैं, पहला क्या है, एन इवन नंबर ऑन ईच डाई। दोनों ये जो नंबर है 1 1 2 2 1 3 1 4, इस तरीके से दोनों साइड पर, दोनों ही डाइस पर इवन नंबर आना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। तो देखो 1 तो ऑड नंबर है, तो इस पूरे में दोनों में इवन नहीं आएगा। अब इधर पर 2 एक इवन नंबर है, तो 2 1 ये भी नहीं होगा, 2 2 दोनों जगह इवन, देन 2 3 तो ये ऑड हो जाएगा, तो 2 4, फिर 2 5 नहीं 2 6। सिमिलरली ये पूरी 3 की लाइन है, 3 ऑड होता है तो दोनों जगह यहाँ इवन पॉसिबल नहीं है। फिर हम आ जाते हैं 4 पर, तो 4 2 इवन, 4 4 इवन, 4 6 इवन। फिर इसी तरीके से 5 ऑड है तो यहाँ तो नहीं होगा, फिर 6 पर आ जाओ, तो 6 2 6 4 6 6। काउंट कर लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 9/36। ओके, 9 was 9, 9 4 was 36, 1/4 is your answer. ओके, चलो नेक्स्ट, अ डबलेट। डबलेट यानी कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो टोटल कितने हो गए, 6। तो डबलेट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/36, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 1/6 हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलो फिर तीसरा क्या है, प्रोडक्ट इज 12, सॉरी द प्रोडक्ट इज 12, यानी कि दोनों जो नंबर आएंगे ना उनका प्रोडक्ट 12 होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 6 जा 6, तो यहाँ पे तो होगा नहीं। 2 में चेक कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ये होगा 2 6 जा 12। फिर 4 3 जा 12
और यहाँ पर 3, ये हाँ 3 4 ज़ा 12 और यहाँ 4 3 ज़ा 12, देन ये 5 वाली लाइन में तो नहीं पॉसिबल है, और ये हो जाएगा 6 2 ज़ा 12। समझ में आया? यहां बोला है कि प्रोडक्ट 12 होना चाहिए, यानी कि दोनों डाई पर जो नंबर आ रहा है उसको मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए। तो इधर पर देखा तो 2 6 ज़ा 12, फिर 3 की लाइन 3 4 ज़ा 12, 4 की लाइन 4 3 ज़ा 12, 5 की टेबल में 12 पॉसिबल नहीं है, और लास्ट में 6 2 ज़ा 12, तो 1 2 3 4 प्रोडक्ट इज 12। इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/36, 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36, 1/9 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलो अब लास्ट बचा है अ सम लेस देन 7। जो सम है वो 7 से कम होना चाहिए। 1 + 1 2, 1 + 2 3, 3 4 5 6, ये 7 तो नहीं लेना है, बाकी सारे ले लेंगे क्योंकि क्या बोल रहा है, लेस देन 7। फिर यहाँ पे देखो 6 + 2 कितना होता है, 8 होता है, 5 + 2 7 होता है, ये भी नहीं लेंगे, 4 + 2 6, अब यहां से हम सारे ले सकते हैं, लेस देन 7 बोला है इसलिए, तो 7 भी नहीं लेंगे। 6 + 3 9, 5 + 3 8, 3 + 4 7, ये नहीं लेना, बाकी के 3 + 3 6 ये सारे चलेंगे। 4 + 6 10, 4 + 5 9, 4 + 4 8, 4 + 3 7, ये भी नहीं लेना है। फिर यहाँ पे ये 11 हो जाएगा, ये 10 है, ये 9 है, ये 8 है, ये 7 है, फिर ये 12 है, ये 11, ये 10, ये 9 और ये 8 और ये 7। लेस देन 7 में अब हमारे पास कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके, सो सम लेस देन 12, सॉरी 7, सम लेस देन 7। फिर से काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 15/36। 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 5/12। क्लियर है? बहुत ही सिंपल है। सेक्शन डी में 3 चैप्टर आपको बहुत अच्छे से करने हैं। कौन कौन से? एक तो प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स और एपी, है ना। वेटेज भी बहुत अच्छा है और क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं। तो इसी के साथ हमारा गाला पेपर 5 का सेक्शन डी खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आया हो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।